खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कलम की ताकत कौन नहीं जानता, क्योंकि कभी कलम तस्वीर बदल देती है तो कभी कलम तकदीर बदल देती है। कभी कलम पेचीदगियां साफ कर देती है तो कभी कलम कईयों के राज फाश कर देती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या कलम चुनाव में गड़बड़ी कर सकती है? जी हाँ, सूबे में राज्यसभा चुनाव की रंगत परवान पर है और कमल पर कलम के जरिए चुनाव में खेल करने की आशंका जाहिर की जा रही है। ये आशंका जाहिर की है मुख्य सचेतक महेश जोशी ने। जी हाँ, हरियाणा में हुए चुनावों का हवाला देते हुए महेश जोशी ने राज्यसभा चुनावों में गड़बड़ी होने की संभावना जाहिर की है और तोहमत लग रही है बीजेपी पर। कोरोना काल में वैसे भी एक पेन से चुनाव कराना खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा महेश जोशी ने चुनाव आयोग से 200 पेन मंगाने की गुहार की है ताकि बीजेपी चुनावों में पेन के जरिए कोई गड़बड़ी ना कर पाए। ये तो जग जाहिर है कि प्रदेश भाजपा के पास नंबर नहीं है, फिर भी बीजेपी ने मैदान में 2 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी की मंशा पर शंका होना भी लाजमी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राज्यसभा के रण में कलम के सहारे है कमल? तो राज्यसभा चुनाव की पूरी रणनीति है तैयार। किसकी राजनीति रंग लाएगी अब की बार? बाजी मार ले जाएंगे कमल के कर्णधार, कांग्रेस के महारथियों की नैया होगी पार। राज्यसभा के रण में राह किसकी सहल, नतीजे किसके कुनबे में लाएंगे चहल? क्या कलम से खेल कर देगा कमल? क्या राजनीति से हाथ जाएगा संभल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कलम के सहारे है कमल? बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी जी, मुख्य सचेतक महेश जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत महेश जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि आरोप आपने ही लगाए, सवाल आपने उठाए। आपने बीजेपी पर पेन बदलकर गड़बड़ी करने की आशंका जाहिर की है। क्या वाकई पेन बदलकर ऐसी गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, जो राज्यसभा का चुनाव होता है बड़ा टेक्निकल उसका वोटिंग पैटर्न होता है। उसमें एक निश्चित तरीके से नंबर लिखना पड़ता है। उसमें जो पेन इस्तेमाल होता है वो पेन वही होना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अगर किसी और पेन से वोट दे दिया जाता है तो वो वोट निरस्त हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करके हरियाणा में कुछ वर्ष पूर्व कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को हरा दिया गया था, पेन बदल दिया गया था। तो हम लोगों की चिंता यह है कि जिस तरीके से पूरे देश में हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, महेश जोशी ये कह रहे हैं। अरुण चतुर्वेदी जी से इसका जवाब लेते हैं। अरुण जी, बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप है, महेश जोशी जी भी लगा रहे हैं और इसके अलावा भी कई सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं कि जब नंबर्स नहीं है तो भी 2 कैंडिडेट उतारा गया और ऐसे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी बीजेपी करेगी। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि महेश जी अपने एक तरफ तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे पास नंबर गेम हमारे पक्ष में है, और दूसरी तरफ आप इस बात पर शक पैदा कर रहे हैं कि हमारी कोई हारने की स्थिति आ सकती है। ये कहीं ना कहीं आपके ही चाय के प्याले में तूफान है, उस तूफान को थामने की बात करें। देश भर में सारा देश जानता है कि सरकारों को डिस्टेबलाइज करने का काम आज़ादी से लेकर अब तक जितना कांग्रेस ने किया है उतना किसी दल ने नहीं किया। 356 का इस्तेमाल आपने अपनी सुविधा के हिसाब से बार बार करते रहे। जब जब लगा कि हमारी सरकार हमारे पर अनुकूल सरकार नहीं बनी, आपने 356 का इस्तेमाल कर केवल राज्यसभा वोटों को इधर उधर करने काम नहीं किया, बल्कि यहाँ तक किया कि उन सरकारों को रह ही नहीं सकते, उन सरकारों को हटाने तक का काम किया है। ये भी इस बात का प्रमाण है आज़ादी से लेकर अब तक कि कांग्रेस पार्टी ने कब कब किस तरह से क्रॉस वोटिंग करने का काम किया है। अब बड़ी स्पष्ट चीज़ है कि हमारे पास 75 वोट हैं, 72 हमारा कुछ सहयोगी मिला करके, आपके पास बाकी रेस्ट नंबर अपने आप कहते हो निर्दलीय भी हमारे साथ हैं। और ये सारा चुनाव निश्चित रूप से पूरी तरह से आपके विप के ऊपर है और फिर निर्दलियों के कहीं ना कहीं अपने खुद की अंतरात्मा के ऊपर है जी। आपके अंदर की कोई फूट है तो उस फूट को तो आप संभालिए, उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं संभालेगी।
इसलिए आपके घर में अगर कहीं तूफान उठ रहा है तो उस तूफान को संभालने का काम कांग्रेस करेगी। आप भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि हम कांग्रेस के तूफान को थामने का काम करेंगे। अरुण जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो दिक्कत या जो कोई डर और भय है कांग्रेस में वो उनके अंदरूनी तौर पर ही है और आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? स्पष्ट रूप से लगातार जिस प्रकार के वक्तव्य राजस्थान की जनता देख रही है और इनके ही वरिष्ठ नेता अपने अपने मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, व्यवस्था के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सरकार के कामों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन सबको ही भारतीय जनता पार्टी काम तो चलो हम तो कमियों को गिनाएंगे, लेकिन जब आपके ही विधायक आपकी सरकार के ऊपर कामों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में डालिए। आप खुद संभालिए अपने घर को। अगर आज की सरकार में कुछ चीजों की नाराजगी आपके घर में है तो उस घर को संभालने का भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। जी ठीक है। रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस विधायक है। रामनारायण जी, अरुण जी को भी आपने सुना, महेश जी को भी आपने सुना, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या किस चीज का डर है? क्योंकि बीजेपी आरोप कांग्रेस पर ही उल्टा लगा रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कुछ ना कुछ नंबर गेम है नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। जिस तरह से गुजरात का उदाहरण भी दिया जाता है, हरियाणा का उदाहरण महेश जी ने दिया, पेन को लेकर के किस तरह से गड़बड़ी हो सकती, क्या डर है? या इन सब के बावजूद भी जीत को लेकर आश्वस्त है कि 2 सीट तो आ ही रही है? श्वेता जी, गेम साफ है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो खेल हुआ और गुजरात में जो खेल हो रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है। और संस्कारित अपने आप को बताने वाले लोग किस तरह से भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, ये भी आपके सामने है। तो जो स्थितियां बनी हुई है उसमें बेईमानी भ्रष्टाचार का यदि सहारा नहीं लेंगे तो गेम तो साफ है। और गेम साफ है कि 75 मेंबर्स बीजेपी के पास है और बाकी कांग्रेस के पाले में 117 मेंबर कांग्रेस को छोड़ के जाने वाले नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो महेश जी ने कहा, क्योंकि कुछ भी किया जा सकता है, जिस प्रकार से भाजपा ने पश्चिम बंगाल में जिस तरह से परेशान किया जा रहा है ममता बनर्जी को, ये संघीय बात करके, देश की, भारत की बात करके भारत को कमजोर करने की बात करते हैं। तो जो देश में हो रहा है वो आपके सामने है। मैं अधिक बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना आचरण सुधारना चाहिए, कथन करने में अंतर नहीं होना चाहिए। और कथन और करने में अंतर होगा तो ये देश बहुत कमजोर हो जाएगा। आज देश कमजोर होने का मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी है। अपने फायदे के लिए यूपी में सरकार बनाने के लिए नोटबंदी की। आज इनको पता ही नहीं था, चीन से दोस्ती कर रहे हैं लेकिन 60 किलोमीटर जमीन कब्जे में ले ली। और ये गुजरात में चलिए रामनारायण, जब देखिए आरोप तो है ही और बहुत सारे मुद्दे भी है इसे लेकर। विनम्र अनुरोध है जी बिल्कुल वापस लौटेंगे। रामनारायण जी आपके पास वापस लौटेंगे। मिथिलेश जामनी जी भी हमारे साथ बने, उनका रुख कर लेते हैं। मिथिलेश जी, अब राज्यसभा चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, कई सवाल भी होते हैं और डर भी होता है हार जीत को लेकर, लेकिन गुजरात को देखते हुए कांग्रेस ज्यादा चिंता कर रही है इसे लेकर। गुजरात से भी जिस तरह से रिएक्शन आ रहे थे, लेकिन अगर प्रदेश की बात की जाए, अभी महेश जी ने जो आरोप लगाया उससे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए श्वेता जी, इसमें किस तरह का डर है इसे लेकर? महेश जी के जो बयान है उससे मैं कम सहमत हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले दिन, जिस दिन ओंकार सिंह लखावत जी का फॉर्म वैलिड हो गया था, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस में जो फूट चल रही है उसका हमें लाभ मिल सकता है। अंतरकलह जो कांग्रेस में चल रहा है उसका हमें लाभ मिल सकता है। इसके बाद में पिछले दिनों अगर हम देखें, भरतपुर में जो आज चल रहा है कि वहां विश्वेंद्र सिंह जी बयान देते हैं कि मेरी इच्छा हो रही है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ जाके मैं मिर्ची बड़ा खाऊं। तो ये सारा जो ट्विटर वार चल रहा है, कभी वो हनुमान बेनीवाल जी की तारीफ करते हैं विश्वेंद्र सिंह जी कि हनुमान बेनीवाल मेरे साथ है। तो कहीं ना कहीं हम आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात का अंदर भीतर मुझे लगता है साया कांग्रेस में नजर आ रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस का गुजरात में प्रथम वरीयता के वोट को लेकर उनके दोनों जो कैंडिडेट हैं, गोहिल साहब और भरत सिंह जी, वो लड़ रहे हैं, आपस में खुद ही लामबंदी कर रहे हैं और 8 एमएलए टूट गए उनके और 1 सीट उनकी गंवा दी। तो कुल मिला के जो चित्र बन के आ रहा है देश में कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको भी आत्ममंथन करना पड़ेगा कि हम पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। अगर सच्चे सिपाही हैं तो भाजपा सोच ही नहीं सकती
राजस्थान में 103 वोट चाहिए, 51 दो चाहिए वरीयता के, हो गया उनके पास। 107 तो उनके पास खुद के पास है, बीटीपी का समर्थन है, निर्दलीय विधायक हैं, आरएलडी के सुभाष गर्ग हैं। रीजन है कि बीजेपी ने 2 कैंडिडेट उतार दी, क्योंकि पहले से सिनेरियो देखिए, पता कहीं था न कि कहीं क्या है। अगर मुझे पता नहीं, आदमी की नजर और नियत, हमारे वेदों में लिख रखा है कि आदमी को भगवान ने ऐसा बनाया कि आदमी की नजर और नियत कब बदल जाए, इसका आज तक दुनिया में कोई जवाब नहीं दे पाया। उस मनोविज्ञान को आधार बनाकर ही भाजपा ये वार कर रही है, और कांग्रेस को खुद को अपने अंदर सोचना चाहिए। महेश जी इतने सीनियर वो पॉलिटिशियन है, समझे हुए पॉलिटिशियन है, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे, वो अंदर की बातें समझते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज का जो दौर है, अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। आज की तारीख में अगर गुजरात के हालात देखें, मध्य प्रदेश के हालात देखें, तो कांग्रेस में एकमात्र चेहरा है अशोक गहलोत, जो कांग्रेस को बांध के बैठे हुए हैं, और 125 का बड़ा उनके पास नंबर है। तो इसलिए कांग्रेस को तो एक खुशी होने की बात है कि उनके पास एक ऐसा सिपाही, मैं कहूंगा कांग्रेस का आखिरी सिपाही कांग्रेस के पास अगर कोई मौजूद है तो वो है अशोक गहलोत, जो कांग्रेस को लामबंद करके कम सीटें जीतने के बाद भी इतना बड़ा गणित उन्होंने बना दिया कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की बात तो भाजपा के नेता सारे कर रहे थे कि हम राजस्थान के मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान पर हमला करेंगे। लेकिन हालात यह है कि अशोक गहलोत की जो स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, वो बहुत स्ट्रांग है, और उस स्ट्रांग स्ट्रेटेजी में भाजपा कामयाब नहीं हो तो पाएगी। ये वजह जो बताई जा रही है पेन को लेकर, पेन को लेकर एक्चुअली देखिए, आप अगर गुजरात में बात करें, अहमद पटेल के चुनाव के टाइम भी अशोक गहलोत बहुत अवेयर पॉलिटिशियन है। उन्होंने अहमद पटेल को जो चुनाव जिताया, जिस समय भाजपा पूरी तरह पीक पर थी गुजरात में, ठीक है, दोनों बड़े नेता थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, वहां अशोक गहलोत ने अपनी चतुराई से, अपनी सजगता से अहमद पटेल को राज्यसभा में पहुंचाया। तो अशोक गहलोत सब बिंदुओं पर बात करते हैं। तो महेश जी ने जो बात कही है वो उनके विचार में है, क्योंकि अशोक गहलोत 3 बार सीएम रह लिए, बड़े पॉलिटिशियन है, तो वो है। महेश जी, क्या बीजेपी के इतर कोरोना भी वो कारण है जिसके चलते आप हर विधायक के लिए अलग पेन की मांग भी कर रहे हैं? कि आज चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, WHO की एडवाइजरी है कि किसी भी व्यक्ति की निजी इस्तेमाल की गई चीज को दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करे, चाहे वो पेन हो, चाहे चश्मा हो, चाहे मोबाइल हो। ऐसी परिस्थिति में एक ही पेन से 200 लोग वोट दें तो निश्चित रूप से लोगों के मन में शंका रहती है कि कहीं कोई संक्रमण की स्थिति तो नहीं बन रही है। तो संक्रमण की संभावना को नकारने के लिए भी आवश्यक है कि हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग पेन इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए। इसलिए मैंने विधानसभा सचिव, जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं विधानसभा इसके राज्यसभा चुनाव के, उनसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि आप दिल्ली बात करें, इलेक्शन कमीशन में बात करें कि जितने वोटर हैं उतने पेन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे लोग एकदम निष्फिक्र होकर, बिना किसी भय के, बिना किसी संक्रमण के संभावना के वोट दे सकें। चलिए, यानी गड़बड़ी की तो है आशंका, लेकिन कोरोना के चलते भी आप बोले। लेकिन महेश जी, आपको राजस्थान बीजेपी की मंशा पर शंका क्यों है? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस हिसाब से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, अनावश्यक रूप से प्रलोभन देके, डरा के, धमका के, ईडी का उपयोग करके, सीबीआई का उपयोग करके लोगों को डरा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की एक अलग तरह की कैलकुलेशन से चलने वाली पार्टी है, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि नैतिक दृष्टि से उचित है या अनुचित है, उनको वो हथकंडे अपनाने में, वो प्रक्रिया अपनाने में किसी तरीके का कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। इसलिए हम लोग चिंतित हैं। इसलिए हम लोग के मन में ये बात आई कि दोनों कारणों से, जैसा मैंने कहा, संक्रमण का भी कारण है और ये भी एक कारण है कि किसी प्रकार की कोई छल कपट की संभावना नहीं रही। ठीक है। अरुण जी, आपने सुना कि बीजेपी की मंशा पर सवाल क्यों है। देश भर के उदाहरण की बात यहाँ पर महेश जी ने की है। डरा धमकाकर ये बीजेपी की फितरत में है और इसलिए इनको लगता है कि यहाँ गड़बड़ी कर सकते हैं। अरुण जी, पहली बात में महेश जी की बात से ये जो दूसरी बात उन्होंने कही कि कोरोना के कारण पेन बदलने की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में आती है कि इस कोरोना के कारण से अगर किसी प्रकार की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो एक समझ में आती है। दूसरी, जिस परिप्रेक्ष्य वो कहते हैं कि हमारे किसी प्रकार का पेन का मिसयूज हो सकता है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर का विरोध है, जिसको विरोध को वो स्वयं ढाल नहीं पा रहे और कांग्रेस को, बीजेपी को ढाल नहीं कर रहे। मैं एक ही बात करूंगा, स्मरण दिलाऊंगा, महेश जी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से राजनीति में, रामनारायण जी भी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। जरा याद कर रहे हैं कि आपातकाल में आपने केवल एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देश के कानून को अपने तरह ढालने का काम किया और देश की सब सरकारों को, लोकतंत्र तक को आपने पूरी तरह सस्पेंड करने का काम किया, सबको बंद किया। 1980 में आपने सब सरकारों को एक साथ भंग करने का काम किया। आपने फिर 91 में आकर, अयोध्या के बाद आकर के बीजेपी की सब सरकारों को भंग किया। देश के इतिहास इस बात को जानता है कि सबसे अधिक
अपने हित में आपने संविधान का, अपने हिसाब से आपने न्यायालयों का इस्तेमाल करने का और कानून को कैसे इंटरप्रेट करते हुए अपने काम करना है, इसका सबसे अधिक मिसयूज किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज का जो गुजरात का उदाहरण है, आज गुजरात या मध्य प्रदेश में अभी कह रहे थे रामनारायण जी, तो हमला हमने नहीं किया है, वहां का हमला तो कांग्रेस पार्टी टूटी है। ज्योतिरादित्य जी हमारे कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो कांग्रेस के अंतर विरोधों के कारण से और अपने सम्मान नहीं मिलने के कारण से कांग्रेस का नेतृत्व उनको पूछ नहीं रहा था, मिलने का समय नहीं दे रहा था इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता को, इसलिए उन्होंने का तय किया और वहां के विधायक गए, हम नहीं लेके गए उनको लाकर के। आज भी अगर गुजरात में 8 विधायक गए तो भारतीय जनता पार्टी लेके नहीं गई, वो स्वयं विधानसभा के सचिव के पास जाकर कहते हैं कि हम अपने विधानसभा के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इतना बड़ा कदम कोई ले रहा है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के ऊपर असंतोष है। और अभी मैं स्वयं देख रहा था कि अभी मिथिलेश जी इस बात को कह रहे थे कि अकेले एकमात्र सिपाही बचे हैं, ये कांग्रेस का, ये अंडरलाइन करने की चीज है कि कांग्रेस पार्टी आज नेतृत्व विहीन हो चुकी है। ऐसा कोई तंत्र इनके पास नहीं है जो सबको एकजुट रख सके। सबको पता है कि भविष्य अंधकार में है, आज नहीं कल हमको डूबना है। ठीक है अरुण जी, आपने इससे पहले भी जो बात करी, अभी भी जो कही, वो एक चीज साफ आप इशारा जो कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये अंदरूनी लड़ाई है इनकी, इस वजह से नुकसान आ रहा है और आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। रामनारायण जी, अभी आपने सुना अरुण जी ने क्या कहा, मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर दूसरे राज्यों की, हालांकि आरोप लगते हैं, आप लोग बीजेपी पर सवाल उठाएंगे, बीजेपी कांग्रेस पर उठाएगी, लेकिन एक बात है जो बार बार कह रहे हैं अरुण जी, वो ये कि अंदरूनी लड़ाई है ये आप लोग की, उसका खामियाजा भुगतना कांग्रेस को पड़ सकता है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, आरोप बस लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। श्वेता जी, ये वो काल नहीं है जहां चुनाव नहीं हो। राज्यसभा चुनाव बहुत गंभीर चुनाव है और साधारण बात नहीं है। ये राज्यसभा चुनाव के दौरान ही एमएलए इस्तीफा दे रहे हैं, ये बहुत समझने की बात है। और यही स्थिति, वो तो खैर अहमद पटेल जी जीत गए वहाँ, लेकिन बीजेपी ने क्या किया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो संस्कारित अपने आप को बताते हैं लोग, तो वो देश को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। बीच में कोई असंतोष होता तो बीच में जाता है। राज्यसभा के टाइम पे जैसा मैजिन का हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात, ये तो साफ बात है, आम जनता जानते, हम इसका कुछ भी इंटरप्रिटेशन करें। और ये देश तो देखिए, ये देश तो साफ है। आज अटल बिहारी वाजपेयी भी, मैं तो इन्हीं की बात करना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ये चीज नहीं की देश को कमजोर करने की। एक भी डिसीजन बीजेपी का वो नहीं है जिससे, चलिए, लेकिन सवाल रामनारायण जी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में इस दौरान विधायकों का इस्तीफा देना, ये सवाल उठाते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर हर बार चुनाव में हमने देखा है, कोई भी पार्टी हो, उदाहरण कई यहाँ पर सामने हैं। लेकिन महेश जी, आपने हरियाणा में हुए चुनाव का हवाला दिया है, क्या इसी तर्ज पर आपको लगता है राजस्थान में भी गड़बड़ी हो सकती है? और मैं समझता हूँ उचित मांग है, एक तो संक्रमण की संभावना के कारण से, और दूसरा जो एक हरियाणा में हो चुका है, पेन ही बदल दिया गया। एक व्यक्ति अंदर वोट देने गया, जेब में दूसरा पेन डाल के ले गया, आते टाइम उस पेन को वहां रखा है जो खुद का निजी था, 15-20 वोट दूसरा डाल के आए, गलत पेन से डाल दिया। फिर एक व्यक्ति जाता है, उस पेन को उठा लाता है और फिर ओरिजिनल पेन रख देता है। इस तरीके का खेल हरियाणा में हो चुका है। तो ऐसी संभावनाओं को नकारने के लिए भी सबको अलग अलग पेन दिया जाना चाहिए, वोट डालने जाए। उदाहरण आपने हरियाणा का दिया, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को बताएं, राज्यसभा चुनाव में स्याही के इस्तेमाल को लेकर तय नियम या गाइडलाइन भी है, इसलिए शायद आपका सवाल। ये जो पेन मैंने कहा ना, इलेक्शन कमीशन पेन उपलब्ध कराता है, उसी पेन से वोट देना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हर वोटर को, जहां 200 है 200, जहां 300 है 300, जहां 400 है 400, जहां जितने वोटर हैं, जितने एमएलए हैं, उनको हर एक को अलग अलग पेन उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, मिथिलेश जी क्लास कमेंट दीजिएगा जरा, क्योंकि ये नियम और गाइडलाइन है, इसके हिसाब से ही कहीं ना कहीं ये डर है। हरियाणा का उदाहरण भी दिया उन्होंने, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। देखिए श्वेता जी, इसमें जो राज्यसभा चुनाव है वो देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बीजेपी के 2 सपने अभी लटके हुए हैं जो उन्होंने भारत की जनता के साथ वादा किया। उन्होंने एक जनसंख्या नियंत्रण कानून और दूसरा कॉमन सिविल कोड। अगर राज्यसभा में जीतते नहीं है, राज्यसभा में बहुमत का गणित आंकड़ा भाजपा के पक्ष में नहीं आता है, तो ये दोनों जो बड़े बिल हैं जो इन्होंने सपने दिखाए हैं वो इनके लिए संकट वाले हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि भाजपा राज्यसभा चुनाव को लेकर पूरे कोरोना काल में बहुत गंभीर रही, और यही कारण है कि गुजरात में वो 3 सीट जीतने जा रही है। और राजस्थान में भी भले आज इनके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं
जो अंदर भीतर आज जो छन छन की खबरें आ रही राजनीतिक हलकों से जी, कि जी। कहीं ना कहीं जो असंतुष्ट खेमा है, जो सबको पता है बाइपोलर पॉलिटिक्स राजस्थान में अवेलेबल है, उसको कहीं ना कहीं कैश करने के लिए पूरी भाजपा स्ट्रेटेजी इंतजार 19 रघु जून शर्मा तक ने के लिए कल करना बयान दिया पड़ेगा। बिल्कुल, उनके लिए, क्योंकि मैडम के लिए, हाँ जी। वसुंधरा जी के लिए कि सतीश पूनिया छोटे कद के नेता है, बड़े कद के नेता देखिए अब दूर ये है। बयानबाजी तो बिल्कुल ये तो सारे चलती चीजें रहेगी। ये चुनाव भी राज्यसभा से जुड़ के बिल्कुल, हैं। जो 19 वसुंधरा खेमे हाँ, के लोग ठीक हैं है। वो जुड़े रहे। चलिए। वसुंधरा खेमे के कई निर्दलीय चलिए ओम मित्री जी, प्रकाश क्योंकि उर्ला वक्त है, वक्त खत्म दूसरे, हो चुका है वो सर, कांग्रेस बहुत के साथ शुक्रिया आप जुड़े सभी रहे। का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 19 जून तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि बीजेपी ने 2 कैंडिडेट उतारे तो कुछ तो सोचा होगा। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही है इनके अंदरूनी मामला है और कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। अब क्या कुछ होता है, कौन किसके संपर्क में, कौन किसके साथ है, हॉर्स ट्रेडिंग का अगर बात सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। जब परिणाम सामने होंगे 19 जून को, जब वोटिंग हो जाएगी, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वाकई में अंदरूनी लड़ाई है या फिर कोई किसी के साथ आ चुका है अपनी पार्टी को धोखा देकर। चलिए 19 जून का इंतजार करते, फिलहाल के लिए इतना ही। बिग फाइट पे दीजिए इजाजत, लेकिन